साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। चाइल्ड कस्टडी को लेकर के लंबे टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, पर आज बात करूँगा सिर्फ एक फंडामेंटल पॉइंट पे कि हमें क्यों आवश्यकता है चाइल्ड कस्टडी की। मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों हमें आवश्यकता है? है कोई उत्तर? अगर है, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में और अगर उत्तर नहीं है, तो बात को सुनिए, समझिए और कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हुए आगे बढ़िए। देखिए, 2 कैटेगरी में कपल्स जो हैं मार्केट में मिल जाएँगे आपको। एक तो वो जो करते हैं अरेंज मैरिज और दूसरे वो जो करते हैं लव मैरिज। हालाँकि हर शादी में लव है और अगर लव खत्म, प्यार खत्म तो शादी भी खत्म। ये मैं नहीं कहता, ये व्यू है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। साथियों बेसिकली जो शादी का फल है, वो क्या है? बच्चे। बेसिकली जब भी आप लोग लड़ते हैं, तो आप तो अपना ईगो सैटिस्फाई कर रहे हैं कोर्ट में जाके। उसका क्या नेगेटिव असर पड़ता है बच्चों पे, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं अपनी वाइफ पे, आपकी वाइफ भी क्या करेगी? आप पर जो है लगा देगी आरोप। पर उससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? आप ज़रा सोचिए, मंथन कीजिएगा इस बात पे। तो बेसिकली हमारे इमोशंस जो हैं हम पर हावी हो जाते हैं और हमें क्या लगता है कि हमें हर कीमत पे जो है बच्चा चाहिए ही चाहिए। चाहे बच्चा 6 महीने का है, चाहे 1 साल का है, चाहे 2 साल का है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो आप बच्चा ले भी आए, आपका इमोशन आप पर हावी है, क्या बच्चा सँभाल पाओगे? ज़रा सोचो इस बात को। और अगर सँभाल भी लिया और कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 6 महीने बच्चा रहेगा आपके पास और बच्चा रहेगा 6 महीने माँ के पास। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। जब बच्चा रहेगा 6 महीने माँ के पास, तो जो वो अवधि है 6 महीने की, क्या उस कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप पर आएगा या नहीं आएगा? मुझे बताइए आप, आएगा आपके ऊपर। तो इसलिए इमोशनल होना छोड़ो, कोई भी आपके आँसू पोंछते नहीं आएगा। अगर लगता है कि हम नहीं लड़ पाएँगे या अपनी बात नहीं रख पाएँगे, तो उसका प्रमुख कारण ये है कि आपको सब्जेक्ट पे कमांड ही नहीं है। सब्जेक्ट क्या है अपना कि हमें क्यों आवश्यकता है चाइल्ड कस्टडी की, नीड फॉर चाइल्ड कस्टडी। ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी की, अगर हम बात करेंगे सिर्फ़ चाइल्ड कस्टडी की, तो निश्चित तौर पे इस बात की संभावना है कि हमारा जो व्यू है वो रह जाएगा एक तरफ़ा। क्योंकि जो हम चाहते हैं, वो हमारी वाइफ़ भी चाहती है। जब दोनों की नीड इक्वल है, तो हमें काम करना होगा एक कॉमन पॉइंट पे। वो कॉमन पॉइंट क्या है कि कैसे हम बच्चे का वेलफेयर कर पाएँगे। तो बेसिकली जो बच्चे का वेलफेयर है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो किसकी नीड है? आप बताइए मुझे। शर्माइए मत, बताइए, घबराइए मत। वो है आपके बच्चे की नीड और इस स्तर पे मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूँ कि जो भी कचरा दिमाग में था, उसको अब बाहर निकाल दो और तसल्ली से मेरी बात को सुनो और आगे बढ़ने से पहले हम एक बार याद करेंगे परमपिता को। क्या हम कह सकते हैं ओम नमः शिवाय कि हे ईश्वर, हम संकट की घड़ी में, हमें पता नहीं कि अब क्या होगा, कहाँ जाना है, मार्ग दिखाई नहीं देता। आप रक्षा कीजिए। आप कह के देखिए इस बात को, फिर चमत्कार देखिए। जब ईश्वर हमारे साथ हैं, तो हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। हमारी स्थिति भी अर्जुन की तरह है कि युद्ध लड़ना भी चाहते हैं, नहीं भी लड़ना चाहते हैं, करें तो क्या करें? तो सही मार्गदर्शन ना तो आपको दे पाएँगे जज साहब, ना दे पाएँगे वकील साहब, ना आपके अपने रिश्तेदार। इसके लिए प्रभु की शरण में जाना होगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ आप लोगों को कि इमोशनल होने की बजाय आप काम करो सब्जेक्ट पे, तो इसके रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छे होंगे। क्लियर है बात ये? मैं कई बार देखता हूँ, जब आती है कंप्लेंट आपकी कि बच्चे को जो है माँ लेके बैठी हुई है। पिता जाता है मिलने, तो जो माँ है वो करती है गाली-गलौज। जो घरवाले हैं माँ के, वो करते हैं गाली-गलौज। बात जो है इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे से मिलना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ये प्रयास करते हैं कि बच्चे को लेके आ जाएँ और वो ले भी आते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये अपराध नहीं है कानून में। और धारा 137 बीएनएस बात करता है किडनैपिंग की, पर वो लागू नहीं होगा पिता पे यदि वो बच्चे को ले आता है तो। पर कुछ लोग नहीं ला पाते हैं, उन्हें जो है वो कोर्ट केस जो है फाइल करना पड़ता है। पर कोर्ट केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पर बच्चा रह रहा है, वहाँ पर केस जो है फाइल करना होगा। बहुत लंबा टाइम जो है अपना खराब होता है, लंबा टाइम जो है ज़ाया होता है
और सबसे पैनिक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपकी वाइफ़ का प्लेस और आपका प्लेस जो है बहुत दूर है। उदाहरण के लिए हस्बैंड जो है वो अजमेर में और वाइफ़ जो है वो है मध्य प्रदेश में किसी ज़िले में। डिस्टेंस लंबा हो गया तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वहाँ पर जाना, बच्चे से मिलना और लव एंड अफेक्शन जो है शेयर करना। पर अगर नहीं मिले बच्चे से आप, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको भी ट्रॉमा होगा और पता ही नहीं बच्चे को कि उसका पिता कौन है। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो कि 2 साल बाद, 3 साल बाद बच्चा आपको पहचाने नहीं? आप उसके पिता हैं, अगर बच्चा आपको कहेगा अंकल, क्या आपको अच्छा लगेगा? बताइए मुझे आप। तो बेसिकली मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि बच्चे का विकास हो, बच्चे का वेलफेयर हो, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करनी होगी काउंसलिंग पे। क्योंकि जब भी हमें पीड़ा होती है, हम चाहते हैं बच्चे से मिलना और हम चाहते हैं थ्रू कोर्ट जाना, तो हमें वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी वकील साहब की। हमें अपनी बात बतानी भी होगी, अपने सबूत भी देने होंगे, पिटीशंस को वो ड्राफ्ट करेंगे, फिर नोटिस जाएँगे, फिर अपोज़िट पार्टी आएगी और उसके बाद बातचीत होगी कोर्ट के अंदर या फिर मुकदमेबाज़ी जो है आप लड़ते रहेंगे। कितना टाइम आपका खराब होगा, कितना पैसा जो है खराब होगा आपका। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? देखो जितना अच्छे से बच्चे को आप समझते हो अपने, उतना हम वकील भी नहीं समझ पाएँगे, उतना जज भी नहीं समझ पाएँगे। बेसिकली आप क्यों हमारे लिए? सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट हो, वर्कआउट किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो। बात समझो भाई। सवाल है आपके अपने बच्चों का, यदि आपने ही ध्यान नहीं दिया, तो आप मारे जाओगे। क्लियर है बात ये? आपके राइट्स जो हैं खत्म हो जाएँगे और आपको बहुत डिप्रेशन जो है आएगा, उसके लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार होंगे। क्लियर है बात ये? देयर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड हू कुड कम टू यू कि आप चिंता मत करो, हम लोग बैठे हैं और आपको आपके राइट्स जो है दिला देंगे। जब बच्चे पैदा किए हैं, तो उनके राइट्स के लिए भी आपको ही आगे प्रोसीड करना होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जो है नोटिस दे दें या हम कोर्ट केस कर दें। देयर इज़ अ बायपास इन लॉ जिसके ज़रिए हम अपनी बात को इफ़ेक्टिव रूप से कह सकते हैं। देखिए, एक बात जो है सिखाई जाती है हमें, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर कि आपको जो है काम करना है कोर वैल्यूज़ पे। आपको अपना वैल्यू जो है बढ़ाना है और उनका वैल्यू जो है डिमिनिश करना है, उनको एक्सपोज़ करना है। तो बेस्ट वे क्या है कि आप प्रोसीड करें एज़ पर सेक्शन 9 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट। क्या कहता है कानून कि जो कंसर्न कोर्ट है उसको प्रयास करने होंगे मध्यस्थता के। इसलिए इंडियन कोर्ट जो है बिलीव नहीं करती है लिटिगेशंस को तय करने में। कई बार देखा होगा आपने कि जज साहब भी ये कहते हैं पक्षकारों से कि आप बैठ के जो है बातचीत कर लो। कई बार ये भी कहते हैं कि आप जो है चैम्बर में आ जाएँ, वहाँ जो है बातचीत कर लो। इसलिए जब कोर्ट को प्रयास करने हैं, तो ऐसे सिनेरियो में वो प्रयास हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम इतने लाचार हैं, इतने शक्तिहीन हो गए कि हम निर्भर हैं एक वकील साहब पे या एक जज साहब पे कि वो हमारे डिस्प्यूट जो है रिज़ॉल्व करें? एक तो लड़कियाँ रोती हैं कि साहब प्राइवेसी का मैटर है, अपना फ़ोन, अपना डिटेल्स, अपना डाटा हम शेयर नहीं कर सकती और वहीं दूसरी ओर सब कुछ तो आप शेयर कर रहे हो। तो फिर क्या रहा प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट? इसलिए मेरी बात मानो, कुछ नहीं रखा है कोर्ट में। जो कुछ भी है आप अपने स्तर पे सॉल्व कर सकते हो, पर इसके लिए कुछ नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तसल्ली से मेरी बात को सुनना, समझना और नोट डाउन करना। क्लियर हो गया? देखो, जब भी डिस्प्यूट होगा आपका और आपकी वाइफ़ का, मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ कि जब वो चली जाएगी छोड़ के आपको, तो आप बहुत जो है परेशान हो जाएँगे। आपके इमोशंस जो हैं हर्ट होंगे और अगर बच्चा भी साथ में है आपकी वाइफ़ के और वो बच्चे से मिलने आपको नहीं दे रही है, तो आप बहुत परेशान होने वाले हो। वो चाहती क्या है कि इतना प्रेशर क्रिएट करो, जैसा वो चाहती है वैसा जो है हो जाए। पर हमें क्या करना है, संयमता के साथ जो है आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी वाइफ़ को सेक्शन 9 फैमिली कोर्ट एक्ट की लाइट में एक सबमिशंस जो है भेजेंगे। मैं नोटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबमिशंस की बात कर रहा हूँ। ये सबमिशंस होंगे रिगार्डिंग द मीडिएशंस। बेसिकली उसमें साफ-साफ आपको ये निवेदन करना होगा कि हम डिस्प्यूट्स नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं मैटर को सॉल्व करना और पैरेंटल अरेंजमेंट की जो थ्योरी है, जो कि बताई है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उसके लाइट में मेरे ये सबमिशंस हैं आपको, कि कैसे हम बेटर कर पाएँगे बच्चे के लिए। तो वो जो पॉइंट्स हैं बना के आपको लिखने होंगे और वो जो है सबमिट करने होंगे विद द सबमिशंस। क्लियर हो गया अपने को? ताकि जो है दिक्कत नहीं है। ये सब लीगल चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हो। और उसके बाद जो है वेट करना है करीबन 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन का कि उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है। अगर वो करते हैं आनाकानी या अवॉइड करते हैं आपके नोटिस को या सबमिशन को, तो ऐसे सिनेरियो में फिर एक ऑप्शन बचता है हमारे पास में कि हम कंसर्न कोर्ट में जाकर के आवेदन पेश करें और कोर्ट से निवेदन करें कि हम लड़ना अभी भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पत्नी है, वो अपना स्टैंड क्लियर करे
और ये बताने का कष्ट करे कि वो क्यों नहीं चाहती कि बच्चा जो है मुझसे मिले या बच्चे की कस्टडी जो है मुझको मिले। क्लियर है बात ये? तो ऐसा करने से आपका वैल्यू बढ़ेगा कि कितना मैच्योर जो है आप एक्ट कर रहे हैं, और जबकि जो वाइफ़ का एक्ट होगा, वो अपने आप में ही नोटेबल होगा कि वो झगड़ा कर रही है, मना कर रही है, वो मना क्यों कर रही है, उसका बेसिस क्या है? अगर बेसिस कुछ भी नहीं है, उसके पास स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, उसके पास ऐसे रीज़न नहीं है जो कि लाते हैं केस को एक्सेप्शन में, तो वहाँ पर हम फ़ायदा ले सकते हैं। क्लियर है बात ये? देखिए एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कहा गया है कि बच्चे के वेलफेयर के लिए जो पिता का ऑब्जर्वेशन है, जो पिता का शैडो है, वो रिक्वायर्ड है। अगर पिता ही बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उसका वेलफेयर कैसे हो रहा है, उसको जो है विटनेस नहीं कर पाएगा, तो निश्चित तौर पे बच्चे का वेलफेयर जो है अफेक्ट होगा। जब आपको अधिकार दिए हैं कानून ने, तो हम ये चाह रहे हैं कि लड़ने की बजाय मोहब्बत से हम उन अधिकारों को जो है इम्प्लीमेंट करें। क्लियर है बात ये? तो लड़ना समाधान तब होगा कि जब अधिकार इन द ईज़ी वे जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और कहते भी है ना कि पहले घी निकालने का जो है प्रयास करो। जब नहीं निकलता है घी सीधी उँगली से, फिर जो है अपन टेढ़ी करते हैं उँगली को। तो वही प्रिंसिपल जो है अपने को यहाँ लगाना है कि पहले ठंडे दिमाग से हमें जो है काम करना है, साइकोलॉजिकली हमें अपने पे काम करना है, इमोशनली हमें अपने आप पे काम करना है, ताकि जो डिसीज़न हमारे हों वो बायस्ड नहीं हो और हम ईज़ी वे में एक सही पक्ष को जो है रख पाएँ। एक्चुअली होता क्या है कोर्ट में, आप जो है दाखिल करेंगे पिटीशन, आई एम सॉरी टू से बट आई वांट टू से, उसमें आप तमाम आरोप लगाते हो अपनी पत्नी पे। कई बार ऐसे-ऐसे आरोप भी आप लगा डालते हो जल्दबाजी में, जिसके प्रमाण आपके पास में नहीं होते। क्या कोई फ़ायदा होगा इससे आपको? ज़रा सोचो, क्या फ़ायदा हो रहा है? बेसिकली आपकी नीड क्या है? आप बच्चा चाहते हो ना, तो आप बच्चे फ़ोकस करो। आप अपनी वाइफ़ पे जो है फ़ोकस मत करो, उसको अवॉइड कर दो। जब वो चलेगी लाइफ़ से, सो चलेगी। आप ये बताओ कि आपने क्या प्रयास किए? आपके पार्ट पे क्या पॉज़िटिव ऐड था? और जब आपने वो प्रयास किए, तो उस पे रिस्पॉन्स क्या था वाइफ़ का? इन एडिशन टू दिस, जो आपके प्रयास से पूर्व में वो आपने क्या किए, वो बनेगा फिर सेगमेंट। इसके साथ-साथ जो इल कंडक्ट है वाइफ़ का, वो आएगा नंबर 3 पे, अगर रिक्वायर्ड है तो, कोर्ट प्रोसीडिंग में। बाकी नोटिस में ये सब बातें मत लिखो, इससे घर खराब ही होगा और घर टूटेगा। क्लियर है? मैं बार-बार आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, घर मत बिगाड़ो, घर मुश्किल से जो है बनता है, अगर घर बना हुआ है, तो उसको सँभाल लो। इवन नोटिस में आप ये बात लिख भी सकते हैं कि अगर वाइफ़ आना चाहे, तो मोस्ट वेलकम है, हम उसकी भावनाओं को जो है रिस्पेक्ट करेंगे, पर इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि वो जो है हमें दबाए या हमें जो है टॉर्चर करे या ह्यूमिलेट करे। एक बैलेंस अप्रोच जो है लेके चलनी पड़ेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों का चयन, कि शब्द जो है लक्ष्य भेदी हों और स्पेसिफिक हों, ताकि आपकी बात भी आ जाए, उनको बुरा भी नहीं लगे और इफेक्टिव रूप से अपन वर्कआउट कर लें। इसलिए हमें ज़रूरत है बहुत एक्सपीरियंस काउंसिल की या एक्सपीरियंस काउंसलर की, ताकि अपनी बात को हम प्रॉपर तरीके से सबमिट कर सकें। क्लियर हो गया? तो ऐसा करके भी आप एक इफेक्टिव रेमेडी जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो मेरा निवेदन आपसे वही है कि सेक्शन 9 फैमिली कोर्ट एक्ट बेसिकली हमारे लिए एक अमृत है, कि जब भी इस तरह के मामले हैं, वहाँ पर हम बात कर सकें मेडिसिन्स की। अगर वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, वो लोग झगड़ा चाहते हैं, जब कोर्ट जाओगे तो वहाँ पर आपका पक्ष जब आप रखोगे, तो ये डॉक्यूमेंट हो जाएँगे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कि हमने कहा था कि मैटर सॉल्व करो, पर ये लोग इच्छुक ही नहीं है। बेसिकली हमें ये एम्फसाइज़ करना है कि जब हमने इनको दिया सबमिशंस, तो ये लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। किसी बात में हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बेसिकली ये लोग एम्फसाइज़ कर रहे हैं अपनी नीड्स पे, जबकि हम चाहते हैं बच्चे के नीड्स पे जो है काम करना। तो ऐसा करके हम एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो है ले पाएँगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी जो है आप ऐड कीजिएगा। देयर इज़ नो नीड टू वरी। आपके अपने बच्चे हैं, पर अगर मैटर को हम सॉल्व कर सकें एक प्रॉपर काउंसलिंग से, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? क्लियर है बात ये? इसलिए हमें केवल चेंज करना है अपनी नीड को। बच्चा आपकी नीड है, पर इसमें बात करोगे तो कोर्ट को क्या दिखाई देगा कि आप बायस्ड हो। आपको सिंपल सी बातें कहनी है कि जो बच्चे की नीड्स है रिगार्डिंग द वेलफेयर डेवलपमेंट, उसके लिए आप सक्षम हैं। इसलिए प्रॉपर रूप से नोटिस को ड्राफ्ट करें और सबमिट करें। क्लियर है? देन रेमेडी है फर्दर एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। बेसिकली हमें जाना है लोक अदालत में। वो भी जो है प्रयास कर सकते हैं कुछ हद तक, और प्रयास जब फेल हो जाएँगे, जब कोर्ट में जाएँगे एज़ पर द प्रोटोकॉल, तो वहाँ पर जब सबमिशंस आपके होंगे, तो आपका पक्ष होगा एक बेहतर पोज़ीशन पे। क्योंकि आपके केस में अब होगा वैल्यू एडिशन, क्योंकि आपने अपने केस को दी एक स्पेशल वैल्यू, कि इतना एविडेंस होने के बावजूद भी आप उग्र नहीं हुए। आपने अपनी बात को रखा, सबमिशंस को प्रॉपर दिया, शब्दों का सही चयन किया, पर इसके बावजूद भी ये लोग जो है एरोगेंट हो रखे, तो फ़ायदा आपको हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसको सम अप करता हूँ, आपको जो है सबमिशंस देना है, सारी बात को उसमें लिखना है, पर तरीके से। तीसरी बात, जो आप चाहते हो वो भी आप लिखो। चौथी बात, कैसे मैटर का होगा सॉल्यूशन एमिकेबली, इसको जो है लिखो। और इसके अलावा पैरेंटल अरेंजमेंट्स पे जो है जोड़ दो।
क्लियर है बात ये? हम अगर प्रयास करेंगे पॉज़िटिव तरीके से तो रिज़ल्ट भी जो है अच्छे रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है नेगेटिव भरते हैं इवन व्हाइल ड्राफ्टिंग नोटिस। अगर नेगेटिव हो जाओगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाने वाली है नोटिस में, केस को सुओ मोटो ही हार जाओगे। पॉज़िटिव रहो, जब भी कुछ काम करने बैठें, मन घबरा रहा है, मन विचलित है, एक ही बात ओम नमः शिवाय। हे प्रभु रक्षा करो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप मार्गदर्शन दें तो हम आगे प्रोसीड कर पाएँगे। आप प्रभु हैं, हम निमित्त मात्र हैं। कई बार क्लाइंट एक्सपेक्ट करते हैं एडवोकेट से भी कि आप ये कर दो, वो कर दो, आपका बड़ा नाम सुना है। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, हम सब भी बंधे हुए हैं उस परमपिता से। क्लियर है बात ये? अगर हमें शक्ति वो नहीं देंगे तो हम भी लिख नहीं पाएँगे। हम भी शक्ति का पहले आह्वान करते हैं, याद करते हैं प्रभु को कि भई आप हमें गाइडेंस दो कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। हमें नहीं पता क्योंकि हर केस का अपना-अपना यूनिकनेस है, क्लियर है? हर केस के अपने-अपने फैक्ट्स हैं। इसलिए प्रभु को याद करो, कहीं मात नहीं खाओगे आप और जिसके साथ प्रभु हैं और आपकी नीयत सही है, साफ है तो आप जीतोगे ही जीतोगे। नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर है बात ये? इसलिए जीतने पे जोर नहीं देना। हमें जो अपनी नीड्स है उस पे जोर नहीं देना है। हमें जो अपनी कोर वैल्यू है उस पे करना है एम्फसाइज़। जो लड़की का कोर वैल्यू है उसको करना है डिमिनिश और जो बच्चे की नीड है उस पे करना है एम्फसाइज़। इस प्रकार हम एक अच्छा पक्ष जो है रख पाएँगे और एक प्रॉपर तरीके से प्रोसीड करते हुए अपने राइट्स को जो है एनफोर्स करा पाएँगे। क्लियर है बात ये? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो गाइडलाइंस बताई आपको उसको आप फॉलो करेंगे। देयर इज़ नो नीड टू वरी, सब सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। शांति, इमोशनल नहीं होना है, रोना नहीं है भाई, चुप हो जाओ देखो, नहीं रोना अपने को। क्लियर है बात ये? चलो, अब अपने को जो है वर्कआउट करना है, अब आप प्रोसीड करो। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।